सभी परीक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज 10th बोर्ड का हिंदी का जो प्रश्न पत्र हुआ है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, बहुत ही सरल प्रश्न पत्र आया है। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जो पहला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन था, ये पहले प्रश्न का पहला है, रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन एरा, ब है या, स आर और द है ई। रसिया, देखो रस यहाँ पर मूल शब्द है और इसमें या प्रत्यय लगा है। यह भी कौन सा, छोटा ई वाला या प्रत्यय, अर्थात हमारा जो सही आंसर और सटीक आंसर होगा वो ब होगा। कौन सा होगा, ब। रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है या प्रत्यय। दूसरा प्रश्न है गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है। पहला विकल्प है रमेश, दूसरा है विद्यालय, तीसरा है मतेके और चौथा है निरोग। हमारे यहाँ पर गुण स्वर संधि का सही विकल्प होगा रमेश, रमाधन ईस। रमाधन ईस, इसका संधि विच्छेद होगा रमाधन ईस, अर्थात हमारा जो सही विकल्प होगा वो होगा रमेश, अविकल्प। तीसरा क्वेश्चन है उत्साह कविता के कवि हैं। उत्साह कविता के कवि हैं। अ है नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूरदास, जयशंकर प्रसाद। उत्साह कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अर्थात जो हमारा सही उत्तर होगा वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा। चौथा प्रश्न है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा है। या राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जो हमारे क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 है। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा पूछी गई है यहाँ पर। तो पहला विकल्प है खड़ी बोली, दूसरा है ब्रज, तीसरा है राजस्थानी और चौथा है अवधी, अर्थात राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा होगी अवधी, क्योंकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है और उसके ही बालकांड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अवतरित या लिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की जो भाषा होगी वो होगी अवधी, अर्थात हमारा जो विकल्प सही होगा वह द विकल्प सही होगा। पांचवा प्रश्न है हमारा, पहले का पांचवा, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े। सूरदास जी के द्वारा भ्रमर गीत लिखा गया है और भ्रमर गीत में भ्रमर के बहाने गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े, अर्थात इसमें जो सही उत्तर होगा हमारा पहला जो है वो होगा उद्धव। छठा प्रश्न है नागार्जुन का जन्म हुआ था। नागार्जुन का जन्म, ऑप्शन है बिहार, ब है बंगाल, स है राजस्थान और द है उत्तर प्रदेश। नागार्जुन का जन्म सन 1911 में दरभंगा बिहार में हुआ। दरभंगा बिहार में हुआ। दरभंगा बिहार में, अर्थात जो हमारा सही उत्तर होगा वो है बिहार। बिहार यहाँ पर सही उत्तर होगा, ऑप्शन सही। सातवां क्वेश्चन है कैप्टन किसका नाम था। कैप्टन किसका नाम था। कैप्टन यहाँ पर चश्मे वाले का नाम था, जो हमारे स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा गया पाठ है चश्मे वाला। कैप्टन किसका नाम था, सही विकल्प होगा चश्मे वाला। प्रश्न संख्या 8 है लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक हैं। लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक हैं यशपाल, मन्नू भंडारी, स्वयं प्रकाश, यतीन्द्र मिश्र। यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा यशपाल। यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य लिखा है, अर्थात अगर हम इंडेक्स भी देखकर गए हैं तो लगभग आधे प्रश्न 12 में से 6 प्रश्न तो हमारे इंडेक्स में से पाठ्य पुस्तक की जो क्षितिज किताब की अनुक्रमणी का है उसमें से पूछे गए हैं, और जो देखकर गया है अनुक्रमणी का इंडेक्स उसमें भी इसके आधे प्रश्न सही होने की पूरी संभावना थी। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा लखनवी अंदाज का वो यशपाल होगा। प्रश्न नंबर 9 है बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है, अर्थात बाल गोविंद भगत जो पाठ है उसकी शैली कौन सी शैली में लिखा गया, व्यंग्य है, कहानी है या फिर रेखा चित्र या
निबंध है। तो बाल गोविंद भगत जो है वो रेखा चित्र है, रेखा चित्र या संस्मरण। अगर रेखा चित्र के स्थान पर संस्मरण भी विकल्प में होता और रेखा चित्र नहीं होता तो हमारा जो उत्तर है वो संस्मरण होता। अर्थात बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र या रेखा चित्र शैली में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 10 है संस्कृति का परिणाम है। अब संस्कृति, सभ्यता, अशिष्टता, विभाजन। संस्कृति का परिणाम है जो पाठ हमारे भदंत, आनंद, कौशल्य इनसे लिया गया है। पाठ 17 है, अंतिम पाठ है हमारी पाठ्य पुस्तक का। और संस्कृति का परिणाम यहाँ पर सभ्यता से। पाठ के आधार पर इसका जो उत्तर होगा वह विकल्प सही होगा, सभ्यता। प्रश्न नंबर 11 है हमारे समाज में नाक प्रतीक है। सुंदरता का, संस्कृति का, इज्जत का, समाज का। देखो यहाँ पर पाठ के आधार पर कमलेश्वर की जो जोत पंचम की नाक है वहां से ये प्रश्न लिया गया है। और इस प्रश्न में जो सही विकल्प होगा वो होगा इज्जत का, अर्थात स आंसर सही होगा 11 में स। वैसे समाज का भी है, संस्कृति का भी है, लेकिन पाठ के आधार पर, कहानी के आधार पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा स, इज्जत। प्रश्न नंबर 12 है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। जॉर्ज पंचम की नाक, देहाती दुनिया, आपका बंटी, रामचरितमानस। देखिए यहाँ पर पहला जो आंचलिक उपन्यास है वो देहाती दुनिया है, जो हमारी पाठ कृति का पाठ्य पुस्तक का पाठ एक माता का अंचल है। उसमें शिव पूजन सहाय जो लेखक है उनके द्वारा लिखा गया है। शिव पूजन सहाय के द्वारा माता का अंचल पाठ में देहाती दुनिया पाठ परिचय से लिया गया है। और देहाती दुनिया पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है जिसका प्रकाशन 1926 में हुआ था। इस प्रकार से 12वें प्रश्न का जो उत्तर होगा देहाती दुनिया। दूसरा आंचलिक उपन्यास मेला आंचल माना जाता है जो फणीश्वर नाथ रेणुका है और ये इसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। ये 12 प्रश्न जिसके भी सही है उसके पूरे 12 अंक आने की पूरी संभावना है। ये सटीक और सही आंसर है। इसके बाद हम स्थान की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या 2, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पहले प्रश्न के रिक्त स्थान में आएगा भाववाचक संज्ञा, अर्थात किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक। दूसरा वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। दूसरे प्रश्न में आएगा विशेषण, दूसरे रिक्त स्थान में आएगा विशेषण। विद्यार्थियों बहुत ही सरल व्याकरण के प्रश्न आए जैसे हमने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े उसी हिसाब से उसी तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, बहुत ही सरल हैं। प्रश्न नंबर 3 है वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, अर्थात कर्म साथ नहीं होता है और जिसके कर्म साथ नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तीसरे में क्या आएगा अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कहा जाता है। चौथा है वे रिक्त स्थान शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय से आया है अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। उन्हें समानाधिकरण या व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। 2 प्रकार के ये होते हैं, लेकिन यहाँ पर रिक्त स्थान में वे कौन से हैं, अर्थात वे अव्यय शब्द। यहाँ पर जो रिक्त स्थान में आएगा वे अव्यय शब्द या आएगा अविकारी, वे अविकारी शब्द। जिसने अव्यय या अविकारी लिखा दोनों सही है, अर्थात वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर अव्यय या अविकारी शब्द आएगा। प्रश्न नंबर 5 है वे शब्दांश जो किसी शब्द के रिक्त स्थान में लगकर नए अर्थ का बोध करवाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। देखो यहाँ पर प्रत्यय की परिभाषा पूछी गई है तो रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में, यानी शब्द के कहाँ लगते हो, बाद में या फिर अंत में, कहाँ लगते हैं, जिसने दोनों में से एक लिखा बाद में या अंत में
वो सही है, उसको 1 नंबर मिलेगा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर नए अर्थ का बोध कराते उन्हें प्रत्यय कहते हैं, अर्थात अंत में या बाद में। सही आंसर। रिक्त स्थान का छठा प्रश्न, हिंदी में उपसर्ग रिक्त स्थान प्रकार कहते हैं, अर्थात हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के? हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग पढ़े जाते हैं। यहाँ पर जो उत्तर आएगा हमारा 3 आएगा, अर्थात हिंदी में उपसर्गों के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। अब 3 प्रकार कौन कौन से पहले हम पढ़ते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जिनकी संख्या लगभग 22 होती है, 22 उपसर्ग हम संस्कृत के पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं दूसरे नंबर पर हिंदी के उपसर्ग, इनकी संख्या 10 के आसपास होती है। 10 निश्चित नहीं हिंदी के उपसर्गों की संख्या, लेकिन दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग। उसके बाद में तीसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं विदेशी उपसर्ग। अब विदेशी उपसर्गों में हम पढ़ते हैं उर्दू के या अन्य भाषाओं के, उर्दू, फारसी के, अरबी के उपसर्ग। इस प्रकार से 3 प्रकार के उपसर्ग हिंदी में पढ़े जाते हैं। यहाँ पर इसके उत्तर हिंदी में उपसर्गों की संख्या बहुत से विद्वानों के द्वारा 4 भी बताई गई है, पर यहाँ पर हम पढ़ेंगे हिंदी में उपसर्गों की संख्या 3 होती है। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे हिंदी के उपसर्ग और तीसरे विदेशी उपसर्ग या उर्दू के उपसर्ग। इस प्रकार से जिसने भी ये 12 + 6 प्रश्नों के ये आंसर दिए उनके 18 नंबर निश्चित है आने वाले हैं। बहुत ही सरल प्रश्न पत्र आया है। ऐसा लगता है जैसे तो कक्षा चौथी क्लास से, 4th क्लास से प्रश्न लिए गए। बहुत ही सरल है और लगभग जो विकल्प वाले प्रश्न है उनमें 12 प्रश्नों में 6 प्रश्न तो ऐसे कि हमने अगर इंडेक्स भी पढ़ी है, पाठ्य पुस्तक की अनुक्रमणी का भी अगर देखी है ध्यान से, तो 6 प्रश्नों को तो हम वहीं से आंसर सही कर सकते हैं, अर्थात 6 प्रश्नों के उत्तर तो हमें इंडेक्स में ही मिले। इस प्रकार से बहुत ही सरल प्रश्न पत्र आया है।